नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है कि भारतीय संविधान। इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, यानी भारतीय संविधान उसको किस तरह बनाया गया, उसकी प्रोसेस को जानते हैं। पहला 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न है। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी किस तरह रेगुलेट किया जाए इस कंपनी को। इस अधिनियम द्वारा अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषता हैं इसकी रेगुलेटिंग एक्ट की। पहली विशेषता, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर कहा जाता था, फिर इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास दो प्रेसिडेंसी मुंबई और मद्रास को के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। यानी भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता थी, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता की उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, और जो इसके साथ उपयोग संयुक्त रूप से करती थी। और तीसरा विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में पहली बार 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। एक कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स,
लेमेस्टर और हाइड, ये तीन, एक सर एलिजा एम्पे और तीन अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, इन तीन उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। और चौथी विशेषता, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवी विशेषता थी, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से एक बॉडी बनाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, यानी भारत में जो राजस्व इकट्ठा होता था और नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार, यानी इंग्लैंड में जो सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। यानी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ खामियां थीं, उस खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 ईस्वी में। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की एक सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दान किया गया। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कलकत्ता की सरकार को, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी, उसी सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी 1774 ईस्वी में प्रथम पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो दोहरे शासन की नींव रखी गई इसके तहत, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इस प्रकार दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद आया 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके बाद आया चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। यानी जो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, यानी जो अंग्रेजों के अधिकारी थे और भारत के कर्मचारी के वेतन को भी भारतीय राजस्व, यानी जो राजस्व वसूला करते थे अंग्रेज, उसमें से देने की व्यवस्था की गई 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: पहली, कंपनी के अधिकार पत्र को, यानी 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और
दूसरी विशेषता है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यानी 1813 की चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार, पहले जो अधिकार प्राप्त हुआ था कंपनी को भारत में निजी व्यापार करने का, वो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। और तीसरी विशेषता, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यानी कुछ सीमाओं के अधीन गिनी चुनी जो सिलेक्ट की गई थी, उन सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और चौथी विशेषता थी, 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। यानी पहले ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु ईसाई पादरी हुआ करते थे, उनको 1813 ईस्वी से पहले भारत में आने की अनुमति नहीं थी, किंतु 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने के लिए आज्ञा प्राप्त करके सुविधा मिली। अगला है 1813 के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहली, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1813 में 20 वर्षों के लिए चीन के साथ और पूर्वी देशों में चाय के साथ जो व्यापार लागू था, वो भी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। और दूसरी विशेषता थी, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। पहले जो कंपनी भारत में व्यापार करती थी और ब्रिटिश सरकार के जो निजी व्यक्ति थे वो भी अपना व्यापार कर सकते थे, उसको भी अधिनियम 1833 के द्वारा हटा दिया गया। और मात्र और जो कंपनी भी शासन करती थी, यानी चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो चीन का व्यापार करती थी चाय का, वो भी कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसका अधिकार सिर्फ भारत पर शासन करना रह गया। और तीसरी विशेषता थी 1833 के चार्टर अधिनियम की, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि पहले कंपनी के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और तथा बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस 5 विशेषता थी चार्टर अधिनियम 1833 की। अगला है 6ठी विशेषता, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यानी जो भारत में दास प्रथा थी उसको 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन यानी बिल्कुल बंद कर दिया गया।
सातवीं विशेषता थी अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थल, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो उनके अधिनियम की धारा 87 थी, इसके तहत कंपनी के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म और जन्म स्थान या उत्तर पूर्व हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, दक्षिण में कहीं से भी जन्म स्थान हो और या मूल वंश से या रंग से, रंग काला हो या गोरा, किसी भी आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया। आठवीं विशेषता थी गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट करने का अधिकार दिया गया। यानी जो कंपनी का राजस्व गवर्नर जनरल कलेक्ट करता था उसके लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नौवीं विशेषता थी भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया तथा इसी कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट 1853 का चार्टर अधिनियम 1833 के बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, पहली है इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी पहले जो कंपनी में सेवाएं या पद खाली हुआ करते थे वो नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1854 ईस्वी में एक समिति बनाई गई मैकाले की अध्यक्षता में। और दूसरी विशेषता, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नेक्स्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है 1858 के भारत शासन के अधिनियम की पहली विशेषता, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। यानी 1857 तक कंपनी शासन, भारत का शासन कंपनी के हाथों में था, लेकिन 1858 का भारत शासन अधिनियम के आते ही भारत का कंपनी से लेकर यानी कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। और दूसरा था भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 15 सदस्य
भारत परिषद का सृजन हुआ यानी निर्माण हुआ, जिसमें 8 सदस्य हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार के एवं 7 सदस्य हुआ करते थे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी भारत के जो भी मामले सैन्य हो, नागरिक हो या राजस्व, कोई भी मामला हो, वो कंपनी से सीधे ब्रिटिश संसद तक स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया एवं इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसके तहत दोहरे शासन की नींव रखी गई थी, जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था निजी मामलों के लिए। इन दोनों को 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। यानी भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी जो भी निर्णय लेना था वो भी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होकर लिया करता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था और उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। और 8वीं विशेषता थी, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी पहले जो 1773 में गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, अब उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वो अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। यानी प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, यानी अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। नेक्स्ट, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं: पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नेक्स्ट नोट, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। सन 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। सन 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। जो पहले व्यापार करने के लिए आई थी, अब उसको 1873 ईस्वी के अधिनियम द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884
ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर भी दिया गया और शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। नेक्स्ट 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, यानी जो पहले मनोनीत या कलेक्ट किए जाते थे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। और 1909 में ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम माले मिंटो सुधार। 1909 में ये माले मिंटो सुधार आया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। यानी मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया गया जिसमें मुसलमान वोट डाल सकते थे और इस सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक को लॉर्ड मिंटो जनक कहा गया। अगला है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट: सन 1909 में लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। अगला 1919 का भारत शासन अधिनियम मैग्नाट्यूड सुधार। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: केंद्र में दो शासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के लिए अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दूसरा अधिकार विशेषता: प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। यानी प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। नेक्स्ट, तीसरे, इस योजना के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित।
पहला आरक्षित विषय। आरक्षित विषय हैं जैसे वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ और छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं, ये आरक्षित विषय थे। और हस्तांतरित विषय या आंतरिक विषय थे जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। ये हस्तांतरित विषय या आंतरिक विषय थे। नेक्स्ट नोट, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित या आंतरिक विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 1924 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, छठी विशेषता, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इनसे सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। 8वां, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। जैसे कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसके पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। उससे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक या विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को समान हो जाते थे। डी, यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था। इनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नेक्स्ट नोट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अखिल भारतीय संघ, पहली है अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उनके देशी
रियासतों से मिलकर बनता था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, पहली विशेषता। और दूसरी, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरी विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आएंगे। थैंक यू वॉचिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।